फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है 30 तारीख को। उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन की सीरीज जो है वो थोड़ी डाली जा रही है। तो जो अभी इसके पहले जो एग्जाम हुआ था, अभी अपना जस्ट पहले अभी 5-6 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था, उसका जो सॉल्यूशन है वो अपन अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या रहता है, मैकेनिक्स में सबसे पहले इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था कि दो बलों P और Q का परिणामी बल जब इन बलों के बीच का कोण 180 डिग्री है, इस प्रकार दिया जाएगा। The resultant force of the two forces P and Q when angle between these forces is 180 degree will be given as। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा P माइनस Q है। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि r इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और cos थीटा की जगह पे हम रखेंगे 180, उसकी वैल्यू होती है -1/2। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, उसको हम निकालते हैं बाहर अंडर रूट से, तो आता है p माइनस क्यू। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हमारा p माइनस क्यू। सेकेंड है कि हमारा लेमीज थ्योरम क्या होती है। एक सेकेंड, अभी हम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने करा, हम इसका सॉल्यूशन एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। जो पहले से अपन अभी देखते हैं करके। देखिए, ये है कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो है r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने cos 180 को पुट किया जैसे ही, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2pq आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो -2pq, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया ये। तो है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और बाहर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, p माइनस क्यू आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये पहली वाले का आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड इसका है द लेमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फोर्सेस विच आर। तो वो कौन से फोर्सेस होती हैं, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, लेमी का प्रमेय केवल उन बलों के लिए लागू होता है जो क्या होते हैं, समतलीय और संगामी या फिर किसी भी प्रकार के हो। तो इसका सही आंसर क्या हमारा है, समतलीय और संगामी, कोप्लेनर एंड कनकरेंट फोर्सेस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन when the body is in position to just to move is known as। सीमित घर्षण का अधिकतम मान जब शरीर बस चलने की स्थिति में होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, या घर्षण को सीमित करना कहलाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेट ऑफ ए बॉडी इज फोर्स वेक्टर विच पासिस थ्रू। वस्तु का वजन बल वेक्टर होता है जो गुजरता है। बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबको पता है। और ये सारा वेट कहाँ से गुजरता है, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी से निकलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। उसके बाद है लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाई, मशीन का नियम P इक्वल टू क्या होता है, mw प्लस C होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप देखें, और रिस्पॉन्स जैसा रहेगा फिर उसकी आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कि बलों की समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए, स्टेट द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, सेकंड क्वेश्चन आया था। तो बलों की समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहलाता है कि जब किसी वस्तु पर लग रहे दो बलों को एक निश्चित माप में या निश्चित पैमाने पर समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमें परिणामी बल का मान देता है, बस इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, when two forces acting on a body is represented by the two adjacent side of a parallelogram, then diagonal shows the resultant force but its direction is opposite। ये होता है 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी आप बना सकते हो। कैसा वाला, ये P Q, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम, और बीच में जो डायगोनल होता है ये हमें क्या देता है, रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट, ठीक है। ये क्लॉकवाइज जा रहा था तो कैसी आएगी, ऐसी।
इसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, अब बता देते हैं कैसी आएगी, इसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, ऐसी बस। ठीक है, अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हो, 3 नंबर का है वैसे। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो भी चलता। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन three forces equal to 50 Newton, 100 Newton and 130 Newton along the three sides of an equilateral triangle taken in order. Find analytically the magnitude and the direction of the resultant force. एक कण पर एक समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाओं की तरह क्रमशः 50 न्यूटन, 100 न्यूटन और 130 न्यूटन के तीन बल कार्य कर रहे हैं। विश्लेषणात्मक रूप से परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं किस प्रकार से करना है ना। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। इसका सॉल्यूशन है अपने पास, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो हमारा ये है ये हमारा क्या है, ये ए, ये बी और ये सी। अगर हम इसको बी माने तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा सी। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पता है कि कितना होता है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि हम देखें, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें तो इसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो ये 60 है तो ये कितना बचेगा 120 डिग्री, है ना। और ये 60 है तो शीर्षाभिमुख कोण होगा तो ये भी 60 डिग्री। अब हमें पता है कि हमें इसमें निकालना है एंगल। तो देखो पहला है 50 न्यूटन का फोर्स, पहला क्या है 50 न्यूटन का फोर्स, इसका एंगल कितना है, ये इसी लाइन पे है तो इसका एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल, दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है हमारा, देखो दूसरा फोर्स लग रहा है हमारा ये टेकन इन ऑर्डर, पहला 50 यहाँ लगेगा तो 100 फिर यहाँ लगेगा। 100 के साथ एंगल कितना है 120 डिग्री। 100 के साथ हमारा कितना एंगल है इसमें 100, ये इस वाले फोर्स के साथ कितना एंगल है 120 डिग्री। तो थीटा 2 की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, थीटा 1 की हो गई 0 डिग्री और F1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50 न्यूटन। ठीक है, ऐसे यदि हम इस वाले पॉइंट पे देखें, अब इसके बाद यही रेखा खींची जाती है तो 130 न्यूटन का फोर्स ये हो गया। अब इसका एंगल निकालना है कहाँ से, यहाँ से ये पूरा एंगल निकालना है। तो ये 60 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है, देखो ये हो गया 60 है, ये हो गया 60 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 180। तो 180 प्लस 60 ये टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 240 डिग्री। तो थीटा 3 की वैल्यू हो गई 240 और F3 की वैल्यू कितनी है 130 न्यूटन। तो हमारे पास F1, F2, F3 तीनों की वैल्यू आ गई। F1 की वैल्यू है 50, F2 की वैल्यू 100 और F3 की वैल्यू 130 दी गई है। एंगल हमने निकाल लिया, थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, थीटा 2 हमारा कितना है 120, थीटा 1 कितना हमारा 0 डिग्री, थीटा 2 कितना है 120 डिग्री और थीटा 3 हमारा कितना है 240। 60 और 180 कितने हो गए 240। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन मेथड से। तो देखिए F1 बराबर 50 हमें दिया गया है, इसमें F1 बराबर हमें कितना दिया गया 50, थीटा 1 0 डिग्री, F2 बराबर 100, थीटा 2 बराबर 120 डिग्री और F3 बराबर 130 न्यूटन और थीटा 3 बराबर कितना है हमारा 240 डिग्री। कुछ नहीं करना पड़ता है, अब इसमें केवल हमें फॉर्मूला बस याद रखना है। बलों को क्षैतिज चल की समानता विभक्त करने पर फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है F1 cos थीटा 1, इसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F3 cos थीटा 3। अब कभी आगे 4 का आ गया तो Fe प्लस F4 cos थीटा 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू हमें पता है 50 है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 1 की, थीटा 2 की 120 डिग्री और थीटा 3 कितनी है 240। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 120 की वैल्यू होती है -0.5 और कॉस 240 की भी कितनी होती है -0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा -65। इसका हमारा आंसर कितना आएगा, समेशन है -65 न्यूटन। ठीक है, इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। बलों को अब ऊर्ध्वाधर तल में विभक्त करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला F1 sin थीटा 1 प्लस F2 sin थीटा 2 प्लस F3 sin थीटा 3। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हमें पता है, थीटा 1 की वैल्यू पता है। इस वाले क्वेश्चंस में केवल हमें क्या F1 की वैल्यू और थीटा F और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट पता हो तो हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो F1 की वैल्यू 50, sin थीटा 1 sin 0, sin थीटा 2 की वैल्यू sin थीटा 2 कितना 120, sin थीटा 3 240। इसमें जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, sin 0 तो 0 होता है, 100 की जगह पे 100 की जगह पे क्या होगा 100 की जगह पे 100, साइन 120 की वैल्यू और साइन 240 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है
इसमें क्या आता है हमारा माइनस का 25.92। अब परिणामी बल का मान निकाल लेते हैं, समेशन एच स्क्वायर प्लस समेशन वी स्क्वायर रहता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है, समेशन एच स्क्वायर प्लस समेशन वी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो -65 का स्क्वायर प्लस -25.92 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 70 न्यूटन इसका आंसर आता है। उसके बाद हमें परिणामी बल की दिशा भी निकालनी है, क्योंकि समेशन एच और समेशन वी हमारे दोनों नेगेटिव आए हैं, इसलिए परिणामी बल तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी थीटा की वैल्यू आएगी उसमें हम प्लस का 180 कर देंगे। इसके रिगार्डिंग यदि आपको डिटेल में अगर समझना है कैसे ये थीटा में प्लस 180 करते हैं 180 माइनस, तो ऑलरेडी पहले भी मैंने इसके बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं और उसमें ये सब चीजें डली हुई है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी tan थीटा बराबर हमने समेशन v अपॉन समेशन h किया, तो 25.92 अपॉन 69.97 किया, तो 0.370 आया। इसका tan इनवर्स निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 21.71। इसकी वैल्यू कितनी है, 21.71। और अब थीटा वन की वैल्यू हमारी क्या होगी, थीटा प्लस 180 डिग्री, तो थीटा वन इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 201.71 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एनलिस्ट द टाइप ऑफ द सपोर्ट्स ऑफ द बीम। वैसे तो बीम वाला चैप्टर हट गया है इस बार, लेकिन फिर भी यदि हमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट लिखने होंगे बीम में तो कौन कौन से होते हैं, पहले होता है फिक्स सपोर्ट, दूसरा होता है हमारा कौन सा, रोलर सपोर्ट, और तीसरा होता है हमारा हिंज सपोर्ट। एक होता है हमारा स्थिराबंधन, दूसरा हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा स्थिराबंधन, दूसरा हमारा क्या होता है पिन, पिन जॉइंट को हम कहते हैं कब्जेदार सपोर्ट, ठीक, कब्जेदार आबद्ध, ठीक है, और एक होता है रोलर आबद्ध। तो हमारे कितने आबद्ध होते हैं, 3 प्रकार के आबद्ध होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के आबद्ध होते हैं, सपोर्ट से सहारे कहते हैं। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, the angle between the first and second is 90 degree and that between second and third is 120 degree. Find the ratio of the forces. एक कण पर कार्य करने वाले 3 बल संतुलन में हैं। पहले और दूसरे के बीच का कोण 90 डिग्री है और दूसरे और तीसरे के बीच का कोण 120 डिग्री है। बलों का क्या करना है हमें, अनुपात। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है और ये कौन सा है हमारा, लेमिस थ्योरम के ऊपर बेस है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम अभी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो पहले और दूसरे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और दूसरे और तीसरे के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो हमें लेमिस थ्योरम में तीनों फोर्स के बीच में एंगल चाहिए पड़ता है। जब ये 120 हो गया, 90 हो गया, तो 210 हो गया, पूरा 360 होता है। और 360 में से जब 210 अपन घटाएंगे तो कितना आता है हमारा, 310 में से 260 घटाएंगे तो हमारा कितना आता है, यहाँ पे 150 आता है लगभग, है ना। इसमें हमारा कितना आता है, 150 आता है, ठीक है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। माना कि बल P, Q और R है और लेट द फोर्सेस बी P, Q एंड R, और लेमी की प्रमेय से हमें पता है क्या होता है, P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की तरफ Q है तो Q बना दिया, इधर देखो आप, इधर ऊपर की तरफ क्या हमारा Q है तो Q है, इधर P है, इधर R है। एंगल इसका 90 है, 120 है, तो इसका हो गया 150। अब लेमिस तो रख दे, P के अपॉन में क्या आएगा, साइन 120, Q के अपॉन में क्या आएगा, साइन 150, और R के अपॉन में क्या आएगा, साइन 90, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो P अपॉन, इसकी वैल्यू होती है √3/2, Q अपॉन साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर R अपॉन साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब सब में हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 बचा, तो है P अपॉन √3 बराबर, अब देखो इसके यहाँ क्या है, P अपॉन √3 बराबर Q बराबर R/2। अब हम क्या करते हैं, देखो P अपॉन Q बराबर, अगर हम क्या करें इसको यहाँ ले आए तो P अपॉन Q बराबर हो गया √3, तो यहाँ से P की वैल्यू आ गया √3Q, हम सबकी वैल्यू Q के टर्म में निकालेंगे। और R अपॉन 2 बराबर क्या है हमारा Q, ठीक है।
R अपॉन 2 बराबर हमारा Q है, तो Q तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2Q, है ना। R बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2Q, है ना। और 2 बराबर Q है बराबर R बराबर क्या आ गया हमारा 2Q। तो अब P बराबर अंडर रूट 3Q है और R बराबर हमारा है 2Q, तो हम और Q बराबर Q ही है, तो इसको हम इधर से वैल्यू रख देते हैं आगे। तो P की जगह पे हम क्या रखते हैं, P की जगह पे हमने अभी अभी निकाला P बराबर क्या अंडर रूट 3Q, Q की जगह Q ही और R की जगह पे 2Q, तो Q Q Q कैंसिल, इधर अंडर रूट 3 रेशो 1 और रेशो 2 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा P Q R का रेशो, यही रेशो हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक है। यही रेशो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव में पूछा था वो इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया कि एक्सप्लेन लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं। तो सीमांत घर्षण वह मान होता है जब वस्तु सरकना शुरू कर देती है या जस्ट मूव करना शुरू कर देती है। जैसे यदि कोई बॉडी है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, देखो जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, यदि हमने इसमें 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वस्तु आगे की तरफ नहीं हुई, फिर 3 का लगाया तो भी नहीं हुई, अब ऐसे 3.1 का लगाया आगे बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका कितना हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 हो गया, क्योंकि अधिकतम मान कितना सह सकता है 3। यही लिखना था हमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी का है कि ए लोड ऑफ 400 न्यूटन इज लेइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन whose inclination with the horizontal is 30 degree. If the coefficient between the load and the plane is 0.3, find the minimum and maximum force which will keep the load in the equilibrium. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, 9 नंबर का क्वेश्चन है ये। 400 न्यूटन का भार एक झुके हुए तल पर रखा हुआ है जिसका क्षैतिज के साथ झुकाव 30 डिग्री है। यदि भार और तल के बीच का गुणांक 0.3 है तो न्यूनतम और अधिकतम बल का मान ज्ञात कीजिए जो भार को संतुलन में रखेगा। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर कैसे निकालना है इसको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है हमें, इसमें हमें क्या बनाना है, ये डायग्राम, ये इंक्लाइन वाला, ये इंक्लिनेशन है, इसके ऊपर क्या रखी हुई है हमारी बॉडी रखी हुई जिसका वेट कितना है हमारा 400 न्यूटन वेट है, ठीक है। तो ये इतना डायग्राम तो हर इंक्लिनेशन वाले में बनना है कि 400 वेट लगना है अपना नीचे की तरफ, इधर वेट लगना है इधर, ठीक है। रिएक्शन जाएगी हमारी यहाँ पे और फोर्स लगेगा ऐसा, ठीक है। अब वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ, उसके लिए अलग से डायग्राम होता है। तो जब वस्तु नीचे की तरफ जा रही होगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमें कहाँ लगा देना है, जैसे ये डायग्राम बनेगा उसके बाद 2 डायग्राम और बना देना कि नीचे की तरफ जाए तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ, जब, ठीक है। और जब जब वस्तु कहाँ जाएगी, जब वस्तु को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स फिर उस केस में कहाँ लगेगा, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहाँ पे, नीचे की तरफ। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है फ्रिक्शन उसकी क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो अब जो न्यूनतम भार निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी गई है। देखो डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी गई है, अल्फा की वैल्यू भी हमें 30 डिग्री दी गई, म्यू बराबर 0.3 दिया है। तो हमें पता है म्यू बराबर क्या होता है tan फाई, म्यू बराबर हमारा क्या होता है tan फाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से tan इनवर्स 0.3 किया तो 16.69 आ गई। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ही, और मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि मिनिमम फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, न्यूनतम बल जो भार को संतुलन में रखेगा। इस केस में पी मिनिमम का वैल्यू होता है पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। जब पिछली बार वीडियो बनाया था कि मोस्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन बताया था कि आपको इतना ही पढ़ना है। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो वो वीडियो भी देख ले, वो डली हुई है चैनल पे। यदि चैनल पे ना मिले तो कमेंट कर दे, तो वो आपको दोबारा से ऊपर आने लगेगी, उसको इस तरीके से पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिनको पढ़ना है वो सारे पहले से डले हुए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसी चैनल पे। यदि आपको इसके आगे भी देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी ऊपर की तरफ डल जाएगा, ठीक है। तो अभी पी मिनिमम का फॉर्मूला रखते हैं पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई अपन कॉस फाई। तो डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे हम 400, देखिए डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे हम 400,
साइन की जगह साइन, अल्फा की वैल्यू 30 और फाई की वैल्यू 16.69। अपन कॉस 16.69 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 400 साइन 13.31 अपन कॉस 16.69, तो 96.31 न्यूटन इसका क्या आ जाएगा आंसर, पी मिनिमम। तो अधिकतम बल का केस में क्या होता है, अधिकतम बल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स का वो होता है डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कॉस वाई। यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा की जगह 30, फाई की जगह 16.69। यहाँ से आंसर हमारा क्या है 303। जब भी मैक्सिमम फोर्स पूछेगा तो ज्यादा वैल्यू आएगी, जब मिनिमम फोर्स पूछेगा तो कम वैल्यू आएगी, ये बात याद रखनी। देखो इसमें पी मिनिमम 96 आई और पी मैक्सिमम इसमें कितनी आई 303 आई, ये बात याद रखनी। आपको जो पिछली बार वीडियो डाला गया था, जो जिनके भी बैक लगे हुए पहले, तो अगर देख के जाते पढ़ के जाते तो आराम से पेपर निकल जाता। इसलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड्स हो और जिनका पेपर हो, चाहे बैक वाले हो चाहे फ्रेश वाले हो, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दे, सभी देख के जाएंगे तो बेनिफिट होगा 100%। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, और अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डाल दीजिएगा तो उसका भी वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्सप्लेन द टर्म सेंट्रॉइड, केंद्रक शब्द को समझाइए। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक किसी भी ज्यामितीय आकृति का वह बिंदु होता है जहां पे उस ज्यामितीय आकृति का केंद्र होता है, वही क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि सर्किल, तो सर्किल, यदि हम सर्किल की बात करें तो इसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में। ठीक है, हमेशा प्लेन फिगर में ही होता है। ये ट्राइंगल है तो इसका कहाँ पे होगा, यहाँ पे, नीचे से ऊपर से 2h/3, नीचे से h/3। ठीक है, यदि हम रेक्टेंगल की बात करें तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा b/2 और d/2 पे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड किसका होता है, हमेशा प्लेन फिगर्स का होता है, ज्यामितीय आकृति का। और सीजी किसका होता है, बॉडीज का होता है, वस्तु का होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए चैनल सेक्शन ऑफ 100 mm इंटू 50 mm टू 15 mm। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, है ना, पिछली बार भी बताया गया था, इस बार भी बता रहा हूँ। फाइंड 100 मिलीमीटर गुणा 50 गुणा 15 मिलीमीटर चैनल खंड का केंद्र ज्ञात कीजिए। इसके अलावा टी सेक्शन जरूर पढ़ के जाना, टी सेक्शन जरूर से पढ़ के जाना है आपको, टी सेक्शन और आई सेक्शन। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार सी आ चुका है, तो टी और आई दोनों में हमें क्या निकालना है, दोनों में वाई बार। अभी इसमें क्या निकालना पड़ता है हमें, वो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं क्या है। देखो चैनल सेक्शन में दिएगा 100 गुणा 50 गुणा 15, 100 इंटू 50 इंटू 15 mm। क्योंकि चैनल काट एक्स अक्ष के सममित होता है, तो केवल हम किसकी गणना करेंगे, एक्स बार की गणना करेंगे। जिसके सिमेट्रिक होता है केवल वो ही निकालते हैं, ये बात याद रखना है। ठीक है, बाकी वीडियो डला है इसका, और इसका यदि ना डला इस चैप्टर का तो बता देना, आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल सेक्शन देखो एक्स की सममित होता है, केवल हम किसके किसके कैलकुलेट करेंगे, केवल एक्स बार की गणना करेंगे। माना कि केंद्र संदर्भ तल रेखा से x दूरी पर दाईं तरफ है। लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन सेक्शन इज एट द राइट हैंड साइड फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस। इंग्लिश मीडियम में लिखा नहीं है तो किसी इंग्लिश मीडियम बोल दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो माना कि let the centroid of the given section is at the right side at the x bar distance from the right side, है ना, from the लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ये रेफरेंस एक्सिस है। यहाँ से हम मान के चलते हैं कि हमारा जो केंद्रक है वो कहाँ पे होगा, एक तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ कहीं पे केंद्रक होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो इसलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन थोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं कि अपन ने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जो, तो हमारा एक्ट बन गया ए बी सी डी, एक पहला सेक्शन बन गया, दूसरा बन गया डी ई एफ जी, दूसरा सेक्शन बन गया, और जी जे आई एच, ये हमारा क्या था, हो गया, ये हमारा तीसरा सेक्शन बन गया। तो 3 सेक्शन हो गए हमारे। अब हम इन तीनों सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों में हमें क्या करना है, तीनों का एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत एबीसीडी मतलब ऊपर वाले का, इसका क्षेत्रफल निकालना हमें। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, इसका सेंट्रॉइड, इसमें डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकलता है जब भी सी सेक्शन आएगा, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहता ये वाला, है ना। तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा 50, देखो पहले वाले के एरिया हमारा कितना हो जाएगा 50, और गुणा ये कितना है 15, जितनी छोटी छोटी सारी 15 होगी, तो 50 गुणा 15, तो 15 अपना 75, है ना।
तो 15×75 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 15×75 और 750। थोड़ी सी यहाँ पे शायद उसमें हुई नहीं, 50 गुणा, हाँ 15×75 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा हमारा 15×75, तो ये कितना आएगा हमारा 750, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें एरिया है 750, ठीक है। अब हम उसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर भी दूसरे ही आएगा। तो हम यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 15 इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा हमारा 750 आ रहा है। बाकी एक्स बार की यदि हम बात करें, देखो एक्स बार की बात, तो मेन एक्स बार कितना आएगा, यहाँ पे देखो एक्स बार यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो इसका आधा लेना हमें, तो 50/2 क्या होगा 25। ऐसे ये है तो इसमें हम क्या करेंगे 50 का आधा करेंगे, तो इधर पे भी क्या होगा 25 x2 की वैल्यू, तो इधर इसका x3 कितना, x2 x1 हमारा ये है 50 का आधा 25, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो, उसके बाद हमारा x2 कैसा है, x2 है इस वाले का, तो इधर इधर 15/2 7.5 है। और फिर हमारी x3 कितनी है, x3 हमारी फिर से नीचे वाली लाइन है, तो ये कितना है 50/2 कितनी आ गई हमारी, x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25, x2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7.5 है ना, और x3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 25। बाकी इस ऊपर के एरिया कितना आएगा हमारा 750 है ना। इसका कितना आएगा, इधर देखो इसका कितना आएगा, इसका भी वो ही है, इधर ये 50 इंटू ये 15×75 750, ठीक है। हम करेंगे 50×15, ठीक है, तो 750 आ जाएगा कैलकुलेशन। मेन इसमें एक्स बार और एक्स बार का कैलकुलेशन रहता है, उसको जरूर सीख लें, ठीक है। और A1 A2 एरिया है, एरिया तो आसान रहता है। बाकी देखिए अब ये वाला देखिए आप कि अपन को इसको कैसे निकालना है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। दूसरे वाले का जब हम एरिया निकालेंगे तब देखो तब कैसे निकालना हमें। देखो इधर से इधर तक की कितनी दूरी होगी, अब यहाँ से यहाँ तक की 100 है, और 15 इस तरफ कट गई, 15 इस तरफ कट गई, तो 15 30 कट गई, तो 100 में से 30 चले गए, 100 में से 30 चलेगा, तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक का 70 बचा कि नहीं बचा। तो इधर से इधर तक का ये 70 हो गया, गुणा ये कितना है 15, तो 15 70 गुणा करेंगे 15, तो 15×7 105, तो क्या आ जाएगा हमारा 1050 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद हमारे पास A1 की वैल्यू है 750, A2 की वैल्यू कितनी है 750 है ना, और A2 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू 750 और A2 की कितनी है अभी निकाली 1050, और x1 की वैल्यू कितनी है 25, और x2 की वैल्यू कितनी है 7.5, और x3 की वैल्यू कितनी है हमारी 25। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है इसमें कि x बार बराबर क्या होता है हमारा A1 x1 प्लस A2 x2 और प्लस A3 x3 अपॉन में क्या करना है A1 प्लस A2 और प्लस A3। ये फॉर्मूला लगा के हमें x बार का आंसर निकाल देना है, वो ही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके नेक्स्ट जो ये वाली क्वेश्चन है, ये अब इसके आगे जो लॉ ऑफ मशीन के क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में डाली जाएगी। इसके पहले आप करिए क्या कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है फ्रेश वाले और जिनका बैक लगा हुआ है, इन सब के साथ आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो अभी इसमें जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आगे वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे वीडियो भी डाले जाएंगे, ठीक है। सभी वीडियो आप देख लें, है ना। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो पे बने रहने के लिए, चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर जरूर कर दें, और सारे अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो बता देंगे, ठीक है। बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।